अभी ना थोड़ा सा मैं पिछला रिकैप्चुलेट करके फिर आगे करती हूँ। तो कल मैंने तुम्हें बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ मास में कभी कभी मास वॉयलेट, ये लॉ वॉयलेट होता हुआ नजर आया था ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी कभार क्या होता है कि लाइक यू आर टेकिंग प्रोडक्ट 12 ग्राम, लेकिन रिएक्टेंट 12 ग्राम, लेकिन प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं 11.8। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो 0.2 मास लॉस कैसे हो गया। तो एक्चुअली समटाइम्स मास गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आइंस्टाइन ने एक रिलेशनशिप दिया था एनर्जी और मास का, विच वॉज E इज इक्वल टू mc²। बट मैं ये बोल रही थी कि रियल लाइफ में आप ये फॉर्मूला नहीं मतलब अप्लाई कर सकते। फिर तो हम थोड़ा सा भी मास स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो कितनी एनॉर्मस लाइट एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि हम थोड़ा सा मास c² से मल्टीप्लाई करो। c की वैल्यू कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट की, 3 × 10⁻⁴। सोचो अगर हमारे पास 2 ग्राम कुछ भी मास है, हम उसको 3 × 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इतनी एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस कर पाते तो हमें कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ही ना आती। तो हम रियल लाइफ में इस फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते, बट येस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस समटाइम द मास लॉस गेट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसे इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। मास और एनर्जी कभी कभार एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट, है ना। अदरवाइज द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो मास और एनर्जी का टोटल सम होगा रिएक्टेंट्स के लिए वो प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा इक्वल आएगा। और इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल आएंगे। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे कि अगर आपको वेरीफाई करना होगा कि क्या हमारा इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड और नॉट, तो आपने सिंपली क्या करना है, रिएक्टेंट्स का मास निकालना है और किसका मास निकालना है, प्रोडक्ट्स का। और अगर वो इक्वल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि येस इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जस्ट वन न्यूमेरिकल लिखो, जस्ट वन न्यूमेरिकल, फिर आगे चलेंगे। हाँ, लेकिन अब मैं वही बोल रही थी कि कभी कभार क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स में कभी 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि डज नॉट ओबे, आप बोलोगे कि इट ओबेज विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर्स, क्योंकि कभी कभार थोड़ा डिफरेंस तो हमारे एक्सपेरिमेंटल एरर्स की वजह से भी आ जाता है। इट कुड बी ह्यूमन एरर, इट कुड बी डिवाइस एरर, है ना। तो कभी भी अगर डिफरेंस आ रहा है बाई चांस 0.1 या 0.2 का, तो आपने ये नहीं बोलना कि इट डज नॉट ओबे, आप बोलोगे येस इट ओबेज बट विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर्स या विद इन एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करो फिर हम आगे चलते हैं। When 4.2 gram of NaHCO3, when 4.2 gram of NaH, when 4.2 gram of NaHCO3 is added to a solution of, is added to a solution of acetic acid, CH3COOH weighing 10 gram, it is observed 2.2 gram of CO2 is released. 2.2 gram of CO2 is released into the air. Residue left behind, residue is left behind, weighs
12 gram, show that it is in agreement with, show that it is in agreement with law of conservation of mass, with law of अब इसमें सिंपली हमें रिएक्टेंट्स का मास भी गिवन है, प्रोडक्ट्स का भी मास गिवन है, हमें सिर्फ शो करना है कि इट अग्रीज। तो अगर आप टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाल लोगे और अगर वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन रिएक्टेंट्स है? सिंपल क्वेश्चन से पता लग रहा है कि व्हेन NaHCO3 इज एडेड टू एसिटिक एसिड, सो ऑब्वियसली आप NaHCO3 किस में ऐड कर रहे हो? CH3COH। तो ये दोनों हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिएक्टेंट्स को। देखो किसी भी केस में ऐसा हो ही नहीं सकता वंशिका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो ना हो। ये फंडामेंटल लॉज हैं, हम उनको रॉन्ग प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं। तो अगर आप सोचो कि 0.4 का डिफरेंस आ रहा है या 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना डिफरेंस होगा कि हम बोलेंगे कि इट फॉलो तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये वो लॉज हैं जिनको हम रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकते। तो आपने किसी भी केस में ये तो बोलना ही नहीं है कि डज नॉट फॉलो, इट विल ऑलवेज फॉलो। अगर डिफरेंस 0.2 का आ रहा है या 0.3 का आ रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर्स, है ना। तो ये तो अपने दिमाग से बात निकाल ही लो कि मैम व्हाट इज द लिमिट, कि कब तक बोलेंगे कि हाँ इट इज फॉलोइंग द लॉ, और किस लिमिट के बाद बोलेंगे कि डज नॉट फॉलो तो ये करेगा ही करेगा। तो आपने कभी भी वो नहीं करना, बट आई डोंट थिंक कि डिफरेंस इतना ज्यादा आएगा। पहले देख लेते हैं। फिर अब इट इज ऑब्जर्व्ड दैट CO2 इज रिलीज्ड एंड द रेजिड्यू। सो अगर आपको पूरी इक्वेशन नहीं भी लिखनी आती, यू डू नॉट नो कि क्या बनने वाला है, तो उनकी टर्म्स में ही आप इक्वेशन लिख दो कि रेजिड्यू जो भी है वो निकल रहा है, दैट इज 12 ग्राम, और CO2 कितनी रिलीज हो रही है? 2.2 ग्राम, एंड व्हाट अबाउट NaHCO3? 4.2 ग्राम, एंड CH3COH इज 10 ग्राम। तो आपने पहले रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया। अब आपको बहुत इजी है सॉल्व करना, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दीज आर द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आ रहा है, वो भी total mass of reactant, one of the reactant is 4.2, the other is 10, so it is coming out to be 14.2 gram. And what about the mass of products? Products का कितना आ रहा है? 2.2 plus 12 which is 14. तो फर्क तो आ ही नहीं रहा 0.4 का। अच्छा जनरल, मेरे को लगा इसमें 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा ना। सो यू विल से दैट एज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, सो यस इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि इन वन ऑफ द स्कूल एक बार एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन पेपर ढूंढूंगी और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो उस क्वेश्चन में 3 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो उसमें ऐसी था कि एक रिएक्टेंट दे रखा था और उसमें बोला था कि इट इज एडेड टू दिस एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 10 ग्राम, फाइंड द मास ऑफ अदर प्रोडक्ट। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं किया था कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है। तो बच्चे ने, काफी सारे बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे, बिकॉज उनको रियलाइज ही नहीं हुआ था कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है। तो कभी कभार क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंशन होगा। अगर आपको लग रहा है कि 2 रिएक्टेंट्स का मास आपको गिवन है, वन ऑफ द प्रोडक्ट का मास गिवन है और आपको वन ऑफ द प्रोडक्ट का निकालना है, तो इसमें सिर्फ एक ही लॉ वैलिड है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एंड यू वॉन्ट बिलीव, बच्चे 3 मार्क का वो न्यूमेरिकल छोड़ के आए थे एंड व्हेन दे केम एंड डिस्कस्ड विद मी कि मैम इस क्वेश्चन में क्या करना था, मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, या मतलब उनको तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि लॉस का क्वेश्चन है। तो मैंने उनको सिंपल ये बात बोली कि आपको 2 रिएक्टेंट्स का मास गिवन है, एक प्रोडक्ट का मास गिवन है और एक का निकालना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होगा ही होगा। इवन इन द क्वेश्चन वो नहीं भी लिख रहे हैं, बट ये चीज तो यूनिवर्सल है ना, दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको दो रिएक्टेंट्स का मास दे रखा था, आप उसको प्लस करो, इक्वल टू एक प्रोडक्ट का एक्स मान लो,
जिसका आपको निकालना है और दूसरे प्रोडक्ट का आपको दे रखा था। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ईजी होता है बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, इसीलिए एक तो अपने माइंड से ये भी निकाल लो कि हमेशा ये चीज मेंशन होगी कि इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कभी कभी ये चीज मेंशन नहीं भी होती है। ओके ओके, अब इसके हमने एक दो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। तो अब मैं ना इसको आगे करती हूँ, और मैंने सेकंड लॉ भी करवा दिया है, तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड लॉ कल हमने फिनिश किया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। Today I would like to discuss with you law of multiple proportion। थर्ड लॉ से समझते हैं क्योंकि सेकंड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, नाम ही बता रहा है मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब है? कभी कभार क्या होता है कि टू एलिमेंट्स दे मे कंबाइन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ऐसा बहुत बार होता है कि दो एलिमेंट्स अलग अलग रेशो में कंबाइन करके डिफरेंट